तो फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा करें गोविंदाचार्य जी से कि उनके जो प्रयास हैं वो देश में किस तरह के परिणाम उनके प्रयास के होंगे और प्रयास क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया किस तरह से कहाँ से प्रयास होने चाहिए। गोल गोविंदाचार्य जी करें ये कुछ ज़रूरी नहीं है। वो मानते हैं कि आप भी गोल कर सकते हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं से कुछ कर सकते हैं और जो कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। लेकिन पुष्पेंद्र, आप सवाल पूछना चाह रहे थे पहले। एक तो मैं गोविंदाचार्य जी से एक छोटी सी बात सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हम अपने दौर में जब हम युवा थे तो गोविंदाचार्य को देखते थे कि गोविंदाचार्य बड़ी तार्किक बात कहते हैं, विचार बहुत अच्छे हैं और एक ऐसी पार्टी में है जहां उनके विचारों को सुना जाता है, समझा जाता है और कुछ कुछ लोग चलने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। आप सत्ता तक भारतीय जनता पार्टी को लाए, सत्ता में बिठाया और क्या परिस्थितियां हुई कि आपको लगा कि तमाम पिछले 20 साल की जो ट्रेनिंग, जो वैचारिक स्तर पे दी आपने, जिसको मॉरल स्तर पे दिया आपने, वो तमाम आपको छिन्न भिन्न होती नजर आई और उसके बाद आप फिर वापस आ गए। और आज की जनरेशन, जो आज लैपटॉप की जनरेशन है, इंटरनेट की जनरेशन है, मोबाइल की जनरेशन है, क्या ऐसा हुआ कि इस 40 साल के बाद दूसरा गोविंदाचार्य नहीं बना और उसी गोविंदाचार्य को वही कसरत करनी पड़ रही है जो आज से 40 साल पहले आपने शुरू की थी। और आज आप एक विकल्प की बात करते हैं। उस वक्त जहां राज्यों में देखें तो वहां वोट बैंक के माफिया बैठे हुए हैं, वहां अलग अलग कास्टिस्ट पार्टियां बैठी हुई हैं। केंद्र में जब आप कहते हैं कि दोनों पार्टी एक हो गई हैं, तो यह जरूर आपको देश को बताना होगा और इस जनरेशन को बताना होगा कि इन दो पार्टियों में से फौरी तौर पे देश को किससे बड़ा खतरा है और अगर जिससे बड़ा खतरा है उसको पहले मारा जाए, बाद में दूसरे को निपटा जाए। क्योंकि खतरा जो छोटा है उसे आप शायद लड़ सकते हैं, जो खतरा बड़ा है उसको पहले आप मार सकते हैं। इसका जवाब मैं चाहता हूं। एक तो मैंने पहले भी एक बात कहा है कि सारे काम करने के ढंग में वैज्ञानिक कार्य पद्धति का अभाव, समस्या के समाधान और कार्यकर्ताओं के सही दिशा में विकास और उनसे पूछताछ और उन पर पकड़, इसके लिए कार्य पद्धति का अभाव बहुत बड़ा कारण रहा है। और कार्य पद्धति सिरज न पाना, क्योंकि इच्छा शक्ति का उसमें अभाव मुझे दिखाई पड़ा था, इसलिए नहीं हो पाई थी। तो वो चीज़ तो सही है, कभी तो होना ही चाहिए, हम करें या कोई भी करे, उसके बिना बात नहीं बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। नहीं तो दल गिरोहों की दिशा में क्षरित होते चले जाएंगे। ये अनुभव ही हमारी बात को पुष्ट कर रहा है। अब आप कह रहे हैं कि नई पीढ़ी, मैं मानता हूँ हाँ, हर एक मूवमेंट नया कुछ सीख दे जाता है, उसी से परिवर्तन आ जाएगा समाज में, ज़रूरी नहीं है। वो अगले मूवमेंट के लिए खाद बन जाता है। आज भी मैंने देखा बहुत से सदुद्देशीय संगठन रचनात्मक, आंदोलनात्मक और राजनैतिक दिशा में काम कर रहे हैं और वही लोग इस परिवर्तन की मुहिम को आगे बढ़ा ले जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और हर एक का योगदान होता है और योगदान मूर्त भी होता है और अमूर्त भी होता है। जैसे जेपी मूवमेंट मूर्त रहा कि सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन जेपी से आप पूछिएगा तो सत्ता परिवर्तन से उनको कोई भी समाधान नहीं था, ना संतोष था, और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में वो बढ़ नहीं पाए, इसका उनको मलाल ही रह गया। उन्होंने कविता भी लिखी, जीवन असफलताओं से भरा है। तो लौकिक अर्थों में आकलन का एक पैमाना होता है और व्यक्ति के स्वयं समाधानित होने का दूसरा पैमाना होता है। तो मैं ये मानता हूं कि बहुत से नौजवान आज ये लैपटॉप की बात आप कह रहे हैं और बुनियादी बदलाव की दिशा में बहुत सार्थक प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के परिधि के बाहर हैं वे, क्योंकि राजनीतिक दलों में उनको निस्सारता सी प्रतीत होती है। मेरा उनसे भी कहना रहता है कि नहीं, राजनीति की भी ज़रूरत है, इसलिए आप भी इस दिशा में जो अच्छे लोग हैं अपनी अपनी चॉइस से काम करिए, जो जहां है वहीं से सही बात करिए। आज जो सेंस ऑफ मिशन की कमी आ गई है, कैरियरिज्म हो गया है, बात तो इसको उलटने की है। तो जिसको अंदर से जाना है वहां से करे, जिसको बाहर से करना है बाहर से करे। इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, ऐसा मिलाकर आपसी समझ, आपसी विश्वास और संवाद, ये वक्त की जरूरत है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। लेकिन गोविंद जी, मेरी आखिरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। तमाम आंदोलन के माध्यम से जो भी कुछ आप कर रहे हैं और जो भी प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि जो आज की जनरेशन है उसके लिए आंदोलन एक
हिस्सा है। और जब पूरे देश के अंदर हर चीज कैरियर ओरिएंटेड हो जाए तो राजनीति भी उससे कहीं अछूती नहीं होगी। आज लोगों के लिए राजनीति भी एक कैरियर का हिस्सा है। आज की जनरेशन के सामने आप गोविंदाचार्य इतना पुराना विचारक जो है, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी पूरी स्ट्रेटजी के चलते भारतीय जनता पार्टी वहां तक पहुंची और लोग भी होंगे, लेकिन आपके आ जाने के बाद से लगा कि शून्य की स्थिति हो गई। आज आप अभी चंद महीनों बाद देश के सामने चुनाव खड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं अराजकता है, विदेशी कॉर्पोरेट जगत के लोग बिल्कुल गुलाम हो गए हैं, अपने आकाओं से कोई वीजा लेने जा रहा है, कोई अपने आकाओं से वीजा को रुकवाने के लिए जा रहा है, विदेश नीति बिल्कुल चौराहे पे खड़ी हुई है। भूटान का जो राजा है उसको आप कुछ फ्री सब्सिडी तेल और सब्सिडी गैस दे करके उसे अपने हक में खड़े हुए हैं। मालदीव ने आपको लात मार के भगा दिया। चीन के सामने आप गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। पाकिस्तान के साथ आप रोज बात करते हैं, रोज तोड़ देते हैं, रोज कुछ कहते हैं, बात मानता नहीं। इस सब में आपको नहीं लगता कि जो अभी सामने इमीडिएट लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे आप आज की युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस, स्कैम, महंगाई, चोरी, दलाली, विदेशों के हाथ में देश को बेच देना, विदेशी कंपनियों से घूस लेकर के अन्य देश के अंदर नीतियों को लागू कर देना, या एक वो पार्टी, और उस पार्टी में भी मैं ये नहीं कह रहा कि सब ठीक है, लेकिन अगर हमको उसके मुकाबले अगर 19 भी कोई है तो नहीं लगता हमें कि उस 19 को मजबूत करके हम ज्यादा उस पोजीशन में होंगे कि कल हम उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो 19 है, 21 होने वाला है, 25 होने वाला है, और ये इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। उस बड़े नुकसान को रोकने के लिए अभी हम नहीं समझते कि हम छोटे जो नुकसान है उसको पकड़ लें। तो क्या आपको लगता है कि 2014 के चुनाव में इस देश की युवा पीढ़ी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस पार्टी को, नरेंद्र मोदी को फौरी तौर पर मजबूत करना ज्यादा जरूरी है, बनस्पत कांग्रेस का जो पूरा इतिहास है, जिस किस्म से विदेश नीति की बात हो रही है, जिस तरह से देश को बांटने की बात हो रही है, जातियों में, धर्मों में, क्या आपको लगता है कि इस पे आप क्या कहेंगे? मैं इसमें एक और चीज जोड़ दूं, अगर आप इजाजत दें तो। वो ये है कि जैसे अभी हाल ही में बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, तो प्रायोरिटी क्या थी? जो जिंदा बच गए हैं उनको निकाल लिया जाए, जो मरे हैं उनको बाद में निकाल लेंगे। तो आपका जो थीसिस है वो इंप्लीमेंट तभी हो पाएगा जब कुछ बचेगा, और इस समय देश की स्थिति ऐसी है कि वो जो एक बवंडर है उसकी तरफ को जा रहा है। मेरा अपना अभिमत है कि आप दल, सत्ता की राजनीति और चुनाव, इसको आप जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं देश के संदर्भ में। भारत केवल राजसत्ता से चलता होता तो जो आप कह रहे हैं वो तकाजे ज्यादा महत्व के होते। भारतीय समाज सब प्रकार के किस्म के नेताओं, नौकरशाहों को पीठ पर लादकर उनको खिलाता पिलाता हुआ, उनके बोझ को झेलता हुआ आगे बढ़ रहा है। आज जो आगे बढ़ा हुआ भी दिखता है उसमें श्रेय पार्टियों, नेताओं, नौकरशाहों का नहीं है, वो उनके बावजूद आगे बढ़ा है। इसलिए मैं 2014 के चुनाव मानो बहुत ज्यादा गुणात्मक परिवर्तन लाने वाले हों, ऐसा मैं नहीं मानता। अगर कम भी है तो आप किसके लिए? और मैं इसमें कम नालायक को वोट दो, इसकी जरूरत मैंने पहचान की समझता हूं। मैं उल्टा समझता हूं। मैं कह रहा हूं कि दोनों नालायकों को, मैं ये कह रहा हूं कि आप जीतने वाले को नहीं, सही को जिताइए, क्योंकि जनता ही अंतिम है। दूसरा कह रहा हूं, नए प्रयोगों को आजमाइए, जो नए नए प्रयोग जगह जगह पर उभर रहे हैं, आप सही को जिताइए, नए प्रयोगों को आजमाइए। ये जनता के प्रति मेरा कहना रहता है, और जनता बहुत समझदार है, और भारतीय समाज की जड़ें बहुत गहरी हैं। सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक परंपरा, इसी की पूंजी से देश आज चल रहा है, इन दलों के भरोसे नहीं, जो तो बेचने को ही बेताब से आज दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, वो तो बेच भी रहे हैं। वही सवाल है कि एक जो अभी आपने पहले बात कही, हमारे पास समय मात्र 2 मिनट रह गए हैं। जो धन बल की आपने बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी दिया है, आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसमें धन बल और ये जो बाहुबल है, इससे निजात पाने के लिए आप किस रणनीति पर हम लोगों ने, क्योंकि धन का प्रभाव इलेक्शन पे बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे हम लोगों ने बहुत से मुद्दे उठाते चले गए थे। उसमें से कुछ मुद्दे अब जन द्वारा स्वीकृत मुद्दे बन गए, चाहे वो गंगा जी का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे काला धन का हो। उसी प्रकार और एक मुद्दा उठाते चले जा रहे हैं,
राजनीतिक दलों को जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जाए कार्य पद्धति के लिहाज से, और चुनाव सुधार किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने दस्तावेज भी बनाए हुए हैं। इसको लेकर जनता के बीच भी जाना और जहां से बदल आना है चुनाव आयोग समेत। जैसे उदाहरण के लिए चुनाव आयोग को तो अधिक अधिकार संपन्न बनाए देने की जरूरत है। राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनावों की निगरानी हो, इसके लिए कुछ apparatus बनने की जरूरत है। राजनीतिक दलों में अपराधियों को टिकट ही ना मिले या मिले तो वो दिखाड़ हो जाएं, इसके लिए प्रावधान किए जाने की जरूरत है। ऐसे बहुत सी बातें हम लोगों ने इकट्ठी की हैं। जी, आपसे एक समय बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन मैं फिर भी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कई सारे लोग हैं जो आज प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। 2 गिरोह, 3 गिरोह, 24 गिरोह, अलग अलग गिरोह के छोटे छोटे मिलके बड़े बड़े कुनबा बनाना चाहते हैं। आपके पैमाने के हिसाब से आपको कौन लगता है, कौन देश का इस वक्त जो अवेलेबल है, गिरोह में जो अवेलेबल है, सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं? मैं इसमें इसलिए नहीं पढ़ता कि भारत देश इतना ताकतवर है कि वो किसी भी प्रधानमंत्री को झेल लेने की ताकत रखता है। अभी मनमोहन सिंह को झेल ही रहा है, आगे भी और कोई आएंगे तो उनको भी झेल लेगा। एक बिल्कुल कम क्योंकि ये सवाल मेरा बहुत अहम था, मैं समय के कम होने कारण नहीं पूछ पाया कि जैसा समाज होता है वैसे ही सरकारें बनती है। आपको लगता है, और सामाजिक आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन देश में नहीं के बराबर है, तो ऐसे में जो कल्पना आपकी है उसको कैसे आप देखते हैं? मैं देख रहा हूँ जगह जगह पर सत्ता और दल की राजनीति के बाहर बहुत से अच्छे प्रयोग चल रहे हैं और उनके भी संवाद भी बहुत कायम है और अच्छा हो रहा है। अभी हाल में जूनागढ़ के पास 1 लाख जनता के ऊपर प्रभाव रखने वाले रचनात्मक काम उनको जोड़ा था भारत विकास संगम में, और सच में इतने अच्छे अच्छे प्रयोग वहाँ मिले हैं मुझे। और पूरे देश में अगर जिला विकास संगम संपन्न हुए तो ऐसे सारे नौजवानों की ताकत एकजुट हो जाएगी। आज 3 काम अगर करने हो देश के किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण में, जो आप उद्देश्य आपका है, तो क्या क्या करना चाहिए उस 3 काम को, ये बता के हमें इस कार्यक्रम। एक, जो भी काम कर रहे हो उसमें परफेक्शन की कोशिश करें, जैसे तैसे काम पूरा कर देना, इस आदत से बचें। दूसरा, जीवन में अच्छाई और सफलता दोनों साथ चले, मगर एक ही को चुनना पड़े तो अच्छाई को चुने, सफलता को नहीं, ये दृष्टिकोण अपना रहे। और तीसरा, मैं हमेशा कहता हूं कि आज के समय में पेड़ लगाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो मैं मेड़ लगाओ और पेड़ लगाओ। उत्तर भारत में मेड़ लगाओ की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है, सारा सॉइल, टॉप सॉइल जा रहा है इधर उधर, और पेड़ लगाना जमीन, जल, जंगल, जानवर सभी के पोषण के लिए उपयोगी है। इतनी पूंजी पहले हम इकट्ठा कर ले, जो हमारी पूंजी हाथ से चली गई है, जो कम परिश्रम से ही साध ली जाएगी, तो फिर प्रगति का एक नया रास्ता खुलेगा, मेरा दावा है। इसमें एक प्रश्न मैं लास्ट में पूछना चाहता हूं दिलीप जी, एक मिनट। लोकतंत्र में विरोध को पूरा स्वीकार किया गया है, उसमें ये जो बंद की संस्कृति है या पार्लियामेंट में जिस प्रकार की ये संस्कृति है, इस पर आपका क्या मत है? इसको कैसे दूर किया जा सकता है? ठीक बात है, पार्लियामेंट में तो संवाद का वो स्थान है, उसकी जगह पर आप चुप्पी और बहिष्कार करें, ये उचित नहीं है। अपवाद रूप होना चाहिए था, अब तो सामान्य सी बात हो गई है। इसमें सभी राजनीतिक दलों को संजीदगी से विचार करना चाहिए। और जहाँ तक बाहर बंद का भी सवाल है, मैं मानता हूँ कि बंद सामान्य रोज़मर्रा कमाने वालों की ज़िंदगी पर ही प्रतिकूल असर डालता है, सत्ता पर तो असर होता नहीं और उपद्रव ज़्यादा होते हैं। इसकी तुलना में सभी संगठनों को अपनी बात को कहने की और नई विधा का सृजन करना चाहिए। बंद से बचें तो देश का भला हो। गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, और हम फिर से कोशिश करेंगे कि फिर समय अगर आपको कभी मिले तो आप ज़रूर आएँ और वो सवाल कुछ जो छूट गए हैं उसका जवाब दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।